हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का लेसन नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों, जैसा कि जानते हो, पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, आपकी भूमि है। और इस 29% भूमि पर पूरे पे व्यक्ति नहीं रहते हैं, ठीक। जनसंख्या पूरे पे नहीं पाई जाती इस 29% के पर, ठीक है। जो 90% जनसंख्या है वो इसमें भी 30% पर जनसंख्या रहती है, ठीक है, रहती है। इसमें भी आपका जो है 30% पर ही आपकी 90% जनसंख्या रहती है, और बाकी जो 70% भाग खाली पड़ा है वो उस पर जनसंख्या बहुत विरल है, मतलब विरल है, या तो ये एकदम निर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या आपकी नहीं पाई जाती है, तो है तो बहुत विरल है, और बाकी है तो 30% पे तुम्हारी 90% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, जनसंख्या तो 30% पे ही आपकी 90% जनसंख्या रहती है, ठीक है। 29 में ही पूरे पे जनसंख्या नहीं है, केवल 30% पे भी जनसंख्या पाई जाती है, वो 90%। बाकी जो 10% जनसंख्या बची वही 70% भूभाग पे पाई जाती है। वो तो बहुत तो दूर दूर है जनसंख्या, तो कुछ स्थान तो एकदम निर्जन है, ठीक है। तो समझ गए ना, तो इतना मतलब भिन्नता है, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या का जो वितरण है पूरे पृथ्वी पर वो बहुत मतलब असामान्य है, ठीक है, सामान्य नहीं है, ठीक है। हर जगह अलग अलग वितरण हुआ है। ये किस कारण हुआ दोस्तों, अब आगे देखते हैं। भूमि के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो भूमि देखिए, लगभग आपका 30% क्या है, आपकी लगभग 30% भूमि ही है। इस पर भी देख लिया कि 30% पे आदमी एक जगह पर, हर जगह पर बराबर नहीं रहते हैं। इसमें भी केवल 30% है, तो 90% जनसंख्या इसके केवल मतलब क्या रहती है, 30% भाग पर ही रहती है। बाकी 70% भाग इसका जमीन का भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे आप देख ले। तो ये भूमि क्या है ना, भूमि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण जो है असमान पाया जाता है। क्योंकि हर जगह पर जलवायु का जो है वितरण समान नहीं है। कहीं पर जलवायु कठोर है, कहीं पर जलवायु अच्छी है। तो जहाँ पर जलवायु अच्छी है, ठीक है, और जहाँ पर भूमि अच्छी है, खेती करने योग्य है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और जहाँ पर जलवायु भी कठोर है और भूमि भी रहने के लायक नहीं है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए कहीं उबड़ खाबड़ स्थलगत है, कहीं पर्वतों की ढाल बहुत तेज है, ठीक, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र है, ठीक, जल वहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। कहीं पर बिल्कुल मरुस्थल नहीं है, ठीक है। और कहीं पर देखिए एकदम इतने घने वन है कि उनमें घुसना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन जगह पर क्या होता है, जैसा ये जो आकृति है, वहाँ पर क्या जनसंख्या आपकी बहुत विरल है। विरल तो दूर दूर है, या तो फिर निर्जन ही पाए जाते हैं। और जैसे जो मैदान देखो, मैदानी मैदान काफ़ी उर्वर है, मतलब उपजाऊ हैं, जहाँ पर नदी और घाटियाँ हैं, वहाँ पर कृषि अच्छी होती है। तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, पर सघन, मतलब बहुत सघन बसी हुई जनसंख्या, वहाँ पर जनसंख्या बहुत घनी घनी बसी हुई है, ठीक है। भूमि के उपयोग क्या होते हैं, भूमि किस उपयोग में लाते हैं, देखो भूमि कृषि के लिए उपयोग की जाती है। वहाँ पर वन होते हैं, वहाँ पर खनन होता है, ठीक है, मतलब जो खनिज पदार्थ निकलते हैं उनको हम खोद के ज़मीन से निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, ठीक है, सड़क बनाने के लिए, उद्योगों की स्थापना करने के लिए, ठीक है, ये भूमि के उपयोग हैं। तो ये चीज़ें जहाँ पर होती हैं, ठीक है, कृषि और वानिकी और सड़क उद्योग की स्थापना वहीं पर करेंगे जहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल आसानी से हो जाए, ठीक है। इससे भूमि का उपयोग कहते हैं। ये सब चीज़ें जो बनाई जाती है, कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना, इसे हम क्या कहते हैं, भूमि का उपयोग कहते हैं, ठीक है, समझ गए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई भौतिक कारक क्या होते हैं, भौतिक कारक यही होते हैं कि वहाँ पर भूमि कैसी है, वहाँ पर जलवायु कैसी है, वहाँ पर जल है कि नहीं है, ठीक है, वहाँ पर के जो भूमि की बनावट है वो कैसी है। अगर वो सब अच्छी है तो आपका उसका उपयोग भी वैसा ही होगा। जैसे स्थलकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, ये भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। ये आपके भौतिक कारक हैं कि भूमि का कैसा उपयोग किया जाना है। तो उसकी भूमि की स्थलकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, ये भूमि की उपयोगिता को निर्धारित करती है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि को उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। भाई मानवीय कारक जैसे मनुष्य ना, जैसे वन है वहाँ पर कृषि नहीं हो रही, तो वनों को काटकर मनुष्य खेती कर लेता है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी जैसे मनुष्य का जो नया ज्ञान कौशल है ना, उसके द्वारा जमीन को, जैसे बंजर भूमि है तो उसमें अपने ज्ञान मतलब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को लगाकर उस बंजर भूमि को भी खेती करने के योग्य बना लेता है। तो ये दो आपके मानवीय कारण है जो मतलब भूमि को उपयोगी बना लेते हैं, अगर उपयोगी नहीं है। लेकिन पहाड़ को काट के तो खेती कर नहीं सकते ना। तो कुछ ये जो भौतिक कारक हैं इनको बदला नहीं जाता, लेकिन ये भौतिक कारक हैं जमीन के उपयोग के, और ये मानवीय कारण है। जनसंख्या है तो वो जमीन अगर उपजाऊ नहीं, तो वन अगर है तो वन को काट लेती है, अगर बंजर भूमि है तो उसको कृषि के योग्य बना लेती है, जैसे आप देख रहे हो रहा, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि दो प्रकार की, निजी भूमि और एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जानते हो, ठीक है, किसी व्यक्ति के मतलब निजी भूमि होती है, उसका उस पर आधिपत्य होता है, वो जो चाहेगा वो उस पर करेगा। और एक होती है सामुदायिक, जिसे हम सरकारी भूमि बोलते हैं। उस पर जैसे चाहे कहीं गाँव में देखिए चारागाह पड़ा हुआ है, लोग उस पर अपने जानवरों को चरा लेते हैं, ठीक है। उस पर मतलब बारात टिकानी होगा कि तो वहाँ बारात टिका लेते हैं, मतलब सामूहिक कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। तो समुदाय में तो सरकार की जमीन होती है, उस पर सभी का बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें समझ लीजिए साझा संपत्ति भी इसको कह सकते हैं
ना साझा संपत्ति संसाधन भी इसको हम सामुदायिक जमीन को कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े ना। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है ना, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ठीक है, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। भाई जहाँ जहाँ जाओगे तो जैसा स्थान है वहाँ पर भूमि की गुणवत्ता है। अब गुणवत्ता ठीक है तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, गुणवत्ता भूमि की अच्छी नहीं तो वहाँ पर जनसंख्या कम होती। ठीक है, जैसे भूमि को घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो लोग क्या करें, सरकारी भूमि पर भी घर बना रहे हैं, नहरों को पाट के घर बना रहे हैं, तालाबों को घर बना रहे हैं ना, तो ये सब भूमि का मतलब अनाधिकृत हस्तक्षेप इसी को कहते हैं, हस्तक्षेप। ठीक है, कि मतलब जो भूमि मतलब कब्जा नहीं करनी चाहिए उसको भी हम कब्जा कर रहे हैं, जिसके लिए वनों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए उस पर भी हम कब्जा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अनाधिकृत हस्तक्षेप कहते हैं। ये क्यों ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई खाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, बट हमें जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए। ठीक है, तो समझ गए ना। तो वर्तमान में कृषि, ठीक है, वर्तमान में कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा हो गया ना। तो वर्तमान में भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे मनुष्य का पर्यावरण में हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसके कारण पर्यावरण का नित्य प्रतिदिन अपरदन मतलब उसका निम्नीकरण हो रहा, प्रतिदिन पर्यावरण की गुणवत्ता घट रही ना। तो मेन पर्यावरण के प्रमुख खतरा क्या है, देखो निम्नीकरण, ठीक है, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मस्थलीकरण। ठीक है, ये जो मनुष्य की गतिविधियों के कारण हुआ है ना, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हुई है ना, इनका प्रसार हो रहा, बहुत तेजी से इनका विकास हो रहा है, इसके कारण निम्नीकरण हो रहा, भूमि का निम्नीकरण हो रहा। ठीक है, भूस्खलन हो रहा मतलब मिट्टी टूटकर गिर जाती है, जैसे अभी उत्तराखंड में भूस्खलन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर की मिट्टी, जैसे जहाँ पर ढलान होता तो एकदम से पहाड़ी मिट्टी नीचे खसक आती है, उसे भूस्खलन बोलते हैं। मृदा अपरदन तो मृदा की गुणवत्ता घट रही ना, वो मृदा अपरदन से बारिश से मिट्टी ऊपर की परत बह जा रही है, हवा से ऊपर की परत उड़ के जा रही है, तो उसके मृदा अपरदन कहते हैं। मरुस्थलीकरण क्या होता है, देखो जो जमीन उपजाऊ है उसमें हम जो कीटनाशक और ये खाद्य जो 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 मतलब यूरिया और पोटास, DAP सब ये जो डाल रहे हैं ना, इससे जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म होती जा रही है और वो बंजर बन रही है। ठीक है, ये प्रमुख खतरे हैं। ठीक है, जैसे आप ये सब देख सकते हो ना, क्रियाक्रम चल रहा लोगों का। ठीक है, भूमि संरक्षण कैसे करोगे, तो बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो वनों का भी हम बड़े तौर पर विनाश कर रहे हैं और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है ना, उसके हम ज़्यादा फसलें पैदा कर रहे हैं ना, खाद पानी डाल के, नमक, कुछ लोग तो ज़मीन में नमक भी डाल देते हैं, बताओ नमक डाल डाल की खेती कर रहे हो, क्या होगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए भैया दो ही मतलब जो उपाय हैं, देखो वनारोपण करें, वन को लगाएं, भूमि का उद्धार करें, देखो भूमि में बदल बदल के किसानी करें और जितना हो सके जैविक खादों का प्रयोग करें। ठीक है, और रासायनिक कीटनाशकों को और उर्वरकों को विनियमित उपयोग करें, तो बहुत कम ही उपयोग करें ना, जितना अनुपात हो उसका उतना ही डालें, देखिए मत डालें अतिचारण। जैसे जो गाय बैल भैंस बकरी है ना, इनके से जो सार्वजनिक जगह है देखो उस पर परमानेंट चरते ही रहते हैं, मतलब घास को अंकुरित हो नहीं पाता उसको, उसके पहले उसको चर जाते हैं, इससे ना उनके खुर वगैरह तेरे घास चढ़ जाते हैं, तो उसमें मतलब मिट्टी का अपरदन होता है हवा में, बरसात में, क्योंकि वो खुरों से मिट्टी खुद जाती है तो बरसात में बह जाती है, तो इससे अतिचारण को भी रोकना चाहिए। ठीक है, ये सामान्य तरीके हैं। फिर देखिए मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, सॉइल, इसको अंग्रेजी में मिट्टी को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में सॉइल बोलते हैं इसको। तो सॉइल क्या चीज़ है, मृदा क्या चीज़ है, जो ऊपरी पृष्ठ होती है ना, दानेदार कणों के आवरण को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। पतली परत होती है, इसी अगर ये मजबूत है ना, अच्छी है, तो इसे किसानी कृषि अच्छी होगी, अदरवाइज ये खत्म हो गई तो कृषि योग्य भूमि नहीं बचती है। ठीक है, तो स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ की चट्टान कैसी हैं, ठीक है, वो मतलब जो जनक चट्टान होती है ना, वो निर्धारित करती है वहाँ की मृदा कैसी है। जैसे अब डेक्कन प्लेटू है ना, जो दक्कन का पठार है, वहाँ पर देखो ज्वालामुखी से बना हुआ है, तो वहाँ पर ज्वालामुखी से राख वगैरह निकलती है। ठीक है, तो अग्नि सेल और मैग्मा मतलब अग्नि सेल से मैग्मा से अग्नि सेल बनती है ना, तो वहाँ पर अग्नि सेल है, तो राख वगैरह ज्वालामुखी निकली तो उसमें पर काली मिट्टी, तो जहाँ की जो पेरेंट राख जनक रॉक है ना, चट्टान है, वो उस मिट्टी के गुणों को निर्धारित करते हैं। जैसे भाई कहते हैं ना, जिसका जैसा बाप माता है उसका वैसा लड़का होता है, तो उसकी जो जनक चट्टान होती है वो मिट्टी के रूप को निर्धारित करती है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। ठीक है, जैव पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है, तो वही चीज़ें उसको निर्धारित करती है, उसके गुण को निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए ना तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, तो भूमि पर जो खनिज पाए जाते हैं उससे मृदा का निर्माण होता है। देखो ये है मृदा
परिच्छेदिका, इसको सॉइल प्रोफाइल, प्रोफाइल मैंने क्या बोलता है, गुण होता है ना, मिट्टी के गुण। तो सॉइल प्रोफाइल तो मतलब प्रोफाइल, लोग सुना है कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल क्या है, तो आप क्या करते हैं, आप कैसे हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद, तो प्रोफाइल होते हैं ना, वही सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल तो मृदा में क्या क्या होता है, तो ये देखिए सबसे नीचे जनक चट्टान, मतलब जिससे मृदा बनी हुई जनक चट्टान होती है, ठीक है। फिर इसका देखो अपर्दन वगैरह होता है ना, अपक्षय चट्टान पदार्थ, इसके अपर्दन हो के मतलब वो अपक्षय, इसको बोलते हैं चट्टान। फिर कहते हैं ना ऊपर सबसे क्या होता है, बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा होती है, ठीक है। ये इसमें जैसे नदी वगैरह बहा के लेकर आई तो वो सब छोड़ देती है, वो बन गए। ऊपर ह्यूमस होता है, ठीक है, मतलब ह्यूमस होता है, इससे आपके खाद फांस, जो आप जैविक खाद पास डाली जाती है, ठीक है, वनस्पति से जो खाद पास बनती है वो ऊपर होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस जब जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा मृदा भी अच्छी होती है, उस पर उतना ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब हम डीएपी वगैरह डाल के इस ह्यूमस को नष्ट कर रहे हैं, ये इस चीज़ों का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम डीएपी वगैरह डाल के इस मृदा से फसल ले रहे हैं, तो इसका जो है ना क्वालिटी घट रही, ठीक है। ठीक है, इस ये हो गए, ठीक। अक्षय क्या होता है, अक्षय हमने बताया ना, तापमान परिवर्तन, तुषार मतलब क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना क्या कहता है, क्षय कहलाता है ना। जैसे चीज़ को आप यूज करते हो तो घिस जाती है, वही क्षय है, ठीक। लगातार ये चट्टानें है ना, उस पर तापमान कभी सर्दी कभी गर्मी, और तुषार मतलब जो ओलावृष्टि होती है उसे तुषार बोलते हैं, ठीक है। पौधों प्राणियों से पेड़ पौधे उगे तो देखो उनकी जड़ें घुस जाती, चट्टान टूट जाती है ना, प्राणी जाते हैं उस पर चलते फिरते रहते हैं, जैसे जानवर गए तो लगातार उनके वजह से चट्टानों का नित्य प्रतिदिन मतलब थोड़ा थोड़ा टूट रहे हैं, घिस रहे हैं, तो उसको उसी को हम क्षय बोलते हैं, ठीक है। और जानते हो ना, मृदा केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए अगर मृदा डिग्रेड हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो उसको जल्दी हम लोग बना नहीं पाएंगे, और भूमि बंजरे हो जाएगी। जैसे अब सारा, जैसे वो जैसे ना थार मरुस्थल जो भारत का है, जो राजस्थान को, पहले वहाँ पर भी बढ़िया मछली उछली पाई गए हैं, उनके कंकाल पाएंगे, वहाँ भी अच्छा खासा किसानी होती थी, लेकिन आज वो क्या है, बंजर पड़ा है। उसके बाद देखिए मृदा में क्या है, देखो ये 5 कारक हैं, आपको यही फिगर याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। देखो पहले पेरेंट रॉक, तो जनक रॉक क्या है, तो वो मैं डिसाइड करता है, जनक रॉक जो जनक सेल है ना, जनक रॉक है, उसका रंग डिसाइड करेगा, गठन डिसाइड करेगा ना, ये चीज़ है ना, जनक रॉक जो है आपकी, ठीक है, उसका जनक रॉक जो है उसका रंग डिसाइड करेगा। यहाँ पर जो जलवायु है ना, जलवायु है, यहाँ पर उच्चावच को रिलीफ बोलते हैं अंग्रेजी में। रिलीफ मतलब वहाँ की बनावट कैसी, ऊंचाई खाली कितनी ऊंचाई है, मतलब पूरा टोपोग्राफी जो होती है ना, उसको रिलीफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फिर वनस्पति प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये देखो डिसाइड करते हैं। फिर समय डिसाइड करता है, मतलब ये 5 चीज़ें हैं, जनक सेल, उच्चावच मतलब रिलीफ, वनस्पति प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, और समय और जलवायु, ये मृदा को डिसाइड करते हैं। 5 चीज़ें होगी ना, ये चीज़ें, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, ठीक है, और थर्ड ये, और फोर्थ ये, और फिफ्थ ये जलवायु। तो जैसे जनक सेल उसका रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है, और उच्चवचा क्या निर्धारित करती है, तुंगता एवं ढाल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसकी ऊंचाई कितनी है, ढाल कितनी है, ठीक। तुंगता मतलब ऊंचाई होती है, ठीक है। ढाल मतलब ढाल कितनी, मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और वनस्पति प्राणी जात और सूक्ष्म जीव मतलब वहाँ की वनस्पति है, जो प्राणी हैं, ठीक है, और सूक्ष्म जीव हैं, वो डिसाइड करते हैं वहाँ का ह्यूमस कैसा है, मतलब इन्हीं से जैसे ये लोग मतलब पत्तियाँ वगैरह डाल दी जाती हैं तो वो खाद बन जाते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं भाई, अगर पेड़ पौधे अच्छे हैं तो पत्ते ज़्यादा गिरेंगे तो वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा बनेगा, ठीक, उसको प्रभावित करते हैं। समय मतलब देखा ना कि 1 सेंटीमीटर बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, तो वही ना मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है भाई, जितने वर्ष लगेंगे, ठीक, उतनी उसकी मृदा की मोटाई हो जाएगी। जलवायु जैसी है वहाँ की, तो वहाँ वैसी मिट्टी भी होगी, जैसे तापमान, जलवायु अच्छी तो तापमान अच्छा होगा, वर्षा अच्छी होगी, अपक्षय और ह्यूमस भी उसी प्रकार निर्मित होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी जलवायु भी प्रभावित करती है। ये 5 कारक जो मृदा को प्रभावित करते हैं ना, प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। चीज़ों को याद रखोगे तो कोई दिक्कत ये नहीं रहेगी, ठीक। इन्हीं के बारे में आगे हम वर्णन करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए देखो ना, मृदा निर्माण के कारक क्या हैं, ठीक। वही कारक हैं 5 ही बताए ना, सेल है आपका, ठीक है, जलवायु है, ठीक है, स्थलकृत जैव पदार्थ की भूमिका, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यही वही 5 आकृति हैं, ठीक। मृदा का निम्नीकरण से, अब मृदा का निम्नीकरण मतलब आपको ये पता करना ना, निम्नीकरण संरक्षण के उपाय क्या, तो मृदा अपर्दन एवं क्षीणता, ठीक है। तो कैसे करोगे, मृदा अपर्दन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, ठीक है। जो मृदा की शक्ति क्षीण हो रही है और जो उसका अपर्दन हो रहा है, मतलब बहाव वगैरह से, तो ये मेन 2 कारण है इसके, ठीक है, 2 खतरे हैं इसके, मुख्य 2 खतरे हैं, ठीक है, अपर्दन और क्षीणता। और मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक हैं, देखिए मानव और प्राकृतिक दोनों कारणों से ये चीज़ें 2 घटनाएं घट रही हैं, ठीक है।
तो मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं? जो मृदा की जो शक्ति है या क्वालिटी है वो घट रही है, उसमें कौन से कारक मेन है? देखो, वनोन्मूलन, वनों को काटना, अत्यधिक चराई जानवरों द्वारा चराई करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना और कीटनाशकों का प्रयोग करना, और मिट्टी का अत्यधिक उपयोग करना। ठीक है, मतलब डाल डाल के बार बार एक ही फसल उगाते रहना, साल में 5-5 6-6 फसल उगाना, वो भी एक ही फसल, वो वर्षा दोहन। ठीक है, वर्षा जल का ज़्यादा दोहन करना, और भूस्खलन, मिट्टी का गिरना। ठीक है, मतलब ऊंची जो मतलब जैसे यहाँ से मिट्टी खसक के नीचे आ जाए तो उसको भूस्खलन बोलते हैं, और बाढ़। ये सब मेन कारण है, चीज़ें हमें याद रखना है। ठीक है, तो उसका उपाय क्या है? कुछ विधियाँ आपकी दी गई हैं। विधियाँ क्या है? मल्च बनाना। ठीक है, मल्च क्या बनाना होता है दोस्तों? जैसे आपका ना लिखा है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ना, जैसे प्रवाल उसके बोलते हैं, जैसे धान पीट लिए तो उसका जो पैरा बचता है उसको प्रवाल बोलते हैं, या पौधों की जो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं उनको भी उठा के ला सकते हो, उनसे ढक दीजिए। जैसे आप लगाइए, आपका खेत है, यहाँ पर आपकी मतलब पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर पेड़, तो जो ये जो बीच की जगह खाली पड़ी ना, इसमें इन पत्तियों से, प्रवाल वगैरह से ढक दीजिए, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा ना, पानी जो है धूप के द्वारा इसमें से ऊपर भाप बन के नहीं उड़ेगा, तो और ये सड़ जाएगी तो इसकी आपकी क्वालिटी मिट्टी की बढ़ जाएगी। ये है आपका, ठीक है, मतलब मल्च बनाना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वेदिका फार्म, जैसे वेदिका फार्म को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस। ठीक है, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, जैसे टेरेस फार्मिंग क्या होती है ना, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका, मतलब यही टेरेस है। ठीक है, तीनों ढालों पर बनाए जाते हैं। मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, ऐसे मतलब ढलान वाला है, ठीक है, तो इस पर किसानी कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं ना, इसको मान लो थोड़ा बना लिया यहाँ पर खेती करने योग, ठीक है, फिर इसके बाद फिर खेती करने योग बना लिया। ठीक है, ऐसे मतलब खेती करने योग बना लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी मतलब टेरेस फार्मिंग, क्योंकि एक साथ पूरा मैदान तो पर हम खेती से कर नहीं सकते हैं, तो ढाल पे मतलब ऐसे बना लेते हैं। मान लो ये ढाल है तो यहाँ पर थोड़ा खेती करने के लिए ऐसे है, फिर मतलब ऐसे है। ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ खेती हो गया, यहाँ खेती हो गया, यहाँ खेती हो, ऐसे मतलब टेरेस में वैसे जीने नहीं, जीना बस वही जीने तरीके से ना, एकदम ढाल पे जीना बनाते हो तो घर में जीने बने ना छत पे चढ़ने के लिए, जिसको स्टेयर्स बोलते हैं ना, वही टाइप का मतलब ढाल पे ऐसे जीना बन गया। ठीक है, तो ऐसे आई ढाल, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, फिर ऐसे हो गया, तो इस पे खेती हो जाती है, जो ढाल बन गया ना, ये टेरेस टाइप है। ठीक है, उसके समोच्ची रेखी जुताई क्या होती है? इसको बोलते हैं काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग मतलब जैसे आपकी थोड़ा ढाल खेत की इधर को है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये ढाल है, तो जो आपकी जुताई करनी है ना, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे जुताई नहीं करना, आपको जुताई ऐसे करनी है। जैसे मतलब जल जब आएगा ना, तो वो ऐसे आएगा, तो जल का थोड़ा कटाव कम होगा, प्रदन कम होगा, तो ये टेरेस फार्मिंग होगी। ठीक है, समुचित जुताई होगी। रक्षक मेखलाएं क्या होती है? ठीक है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये जैसे इधर को ज़्यादा पवन चलती है तो इधर आप वृक्ष लगा दीजिए, तो मिट्टी का कटाव कम होगा, तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, रक्षक मेखलाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं। ठीक, काउंटर बैरियर्स, वैसे जैसे ना ढालू है ना आपकी ज़मीन जैसे, उसी पर तो ना पत्थर वगैरह ना, पत्थर है, घास है, मृदा है। ठीक है, इन सब का मतलब बीच बीच में से आपका ये मान लीजिए खेत है ढालान वाला है, तो इस बीच में से पत्थर वगैरह यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर पत्थर वगैरह घास वगैरह लगा दीजिए, तो दोस्तों जल आएगा या हवा चलेगी तो इससे आपका ये थोड़ा अपरदन जो है मिट्टी का कम हो जाएगा। तो ये आपके कारण है। आप दोस्तों, हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका कुछ उदाहरण भी दिया गया है। ठीक है, और फिर चट्टान बांधना। ठीक है, मतलब जैसे आपका ये खेत है ना, ये आपका खेत है, इसके जिधर को ढालो उधर आप चट्टान लगा दीजिए ना, तब पत्थर धर दीजिए, तो आपका पानी बहेगा तो मिट्टी बह के इधर नहीं जाएगी। बीच में फसल उगाना, देखो ये ना दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये भी कि ना, किसान लोग जैसे पंजाब हरियाणा में से गेहूं धान दो ही फसल बोते जा रहे हैं, तो फसल को एकांतर क्रम में उनको बदलना चाहिए। भिन्न भिन्न फसल उगाने से भूमि की, से हम ही एक ही सब्जी दिन रात तुमको एक ही सब्जी खिलाया जाए तो उग जाओगे ना। ठीक है, इसलिए से बदल बदल के सब्जी वगैरह खाते हो, तो वही खेत भी है, उसको भी सजीव मानो ना, तो उसी प्रकार उस पर भी आपको बदल बदल के खेती करनी है ना, बीच में फसल उगाना। ठीक है, समझ गए ना। उस प्रकार देख, क्या जानते हैं ना, 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलो कीमी थी ना, घन कीमी थी 3850 घन कीमी थी प्रतिवर्ष ना। अब जो 2000 में बढ़कर 6000 घन कीमी प्रतिवर्ष हो गए, तो जल की मतलब बारिश कम हो रही, लेकिन हमारी जल की जो उपयोगिता है, यूज करने की कैपेसिटी वो बढ़ रही, तो भैया जल तो जाएगा ही। फिर देखो दूसरा साधन है आपका जल है। ठीक है, जल जो है देखो नवीनीकरणीय है, कि इसको हम पैदा कर सकते हैं, मतलब पैदा ये हो जाता है अपने आप। लेकिन भाई ये तो है ना, जल है भी भूपृष्ठ पर 3/3। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल है, लेकिन ये बात ये है 3/3 है तो भैया, लेकिन ये अगर इसका समुचित प्रयोग करेंगे, इसको टाइम देंगे, तभी ये नवीनीकरण हो पाएगा, अदरवाइज ये जल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है,
और ये 3/3 इसीलिए हमको कहते हैं पृथ्वी को जलग्रह भी कहते हैं ना। और 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भागों को ढके हुए, लेकिन ये सब जल क्या है आपका, महासागरों जल लवणी है, ये पीने योग्य नहीं है, ठीक है। और देखो पीने योग्य नहीं है ना, ठीक है। और उसमें केवल जो है 2.7% ही जल पीने योग्य है। पिछले पाठों में हमने बड़ा वो 12 चम्मच वाला उदाहरण बता चुके हैं, ठीक है, कितना कब पीने योग्य जल है उसमें। और जिसमें 2.7% पीने वाला, उसमें से 70% तो बर्फ के रूप में जमा है, ठीक है। 30% बचा तो उसमें कुछ आपका भाप के रूप में है अपने वायुमंडल में, ठीक है। कुछ आपका नदियों में, कुछ झीलों में है, ठीक है। कुछ भूमिगत जल है, ठीक है। तो भूमिगत और नदियों और झीलों का जल हम यूज करते हैं, बाकी तो बर्फ तो यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो बर्फ जमी है तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में जमा हुआ, ठीक है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य के पहुंच के बाहर हो गया, ठीक है, ये वाला बर्फ वगैरह, ठीक है। तो केवल 1% जल जो है, 1% आलवण जल है जो मतलब शुद्ध जल है, ठीक है, उपलब्ध है हम हमारे यूज करने के लिए। तो भैया वो है भौमी जल जो 1% है, तो वो कौन सा है, भूमि के अंदर जो जल है वो नदियों में, झीलों में, इसी जल को ज़्यादातर हम यूज करते हैं। तो भैया बारिश में अगर हम रेन हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, बारिश का जल अगर संचय नहीं करेंगे तो कम होता रहेगा, और कम हो रहा लगातार, ठीक है। जैसे यूपी, हरियाणा और वेस्ट यूपी वगैरह में देखो वाटर लेवल नीचे लगातार नीचे जा रहा है। तो रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं पाती, क्योंकि भैया सब कुछ तो पक्का बन गया, बारिश होती है बह के जल नालों से बहकर नदियों से बहकर समुद्र में चला जाता है, तो वो जमीन में सोख नहीं पाता है, ठीक है। तो देखिए एक दिया है, एक टपकते हुए नल से वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ जाता है ना। नल से जो टोटी से पट 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 एक बूंद टपका करता है, तो उससे इतना नल जल नष्ट होता है, ठीक है। तो समझ गए ना। तो दोस्तों कितना जल आपका है, तो सब पीछे भी पढ़ चुके हो। अभी उपयोग देख लीजिए ना, व्यक्ति दिन भर में कितना करता है ना, 150 लीटर जल एक व्यक्ति, मतलब औसत दिया है। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं उपयोग, ठीक है। एक व्यक्ति का औसत दिया है, कहाँ का यूज करता है आप देख लेना, ठीक। पीना 3 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, नहाना 20 लीटर, शौचालय 40, वस्त्र धोना 40, बर्तन धोना 20, बागवानी में 23, कुल 150 लीटर जल इंडिया का मतलब लोग खर्च करते हैं, ठीक है। भारतीय नागरिक औसतन 150 लीटर ये औसत है। कुछ लोग 200 लीटर भी खर्च करते होंगे, कुछ लोग 200 लीटर में ही नहाते हैं ना। देखो तो अब दे पानी मतलब फिर कपड़ा वपड़ा धोना, ये है ना। तो इसलिए समझ गए ना, इतना जल कम है, इसलिए इस आलवड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। तो समझ गए ना, जो जिस जल में नमक नहीं है, आलवड़ी है, वो बहुत मूल्यवान पदार्थ है, इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए ना। क्योंकि इसको ना हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस चीज़ को हम बढ़ा नहीं सकते हैं और ना घटाया जा सकता है। कुल मात्रा हमेशा जल की क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह मतलब बहाव के प्रक्रियाओं द्वारा, वर्षण मतलब बारिश या पत्थर के द्वारा बारिश हो, चाहे बर्फ गिरे, ठीक है, या पाला गिरे, मतलब किसी तरीके से ऊपर से जो जल आता है उसको वर्षण बोलते हैं। वर्षण में केवल वर्षा नहीं होती, उसमें पत्थर की वर्षा भी होती है, बर्फ की भी होती है, हिमपात की भी होती है, कोहरे की भी होती है और ओस की भी होती है। तो जिस रूप में भी ऊपर से जल नीचे आता है उसको वर्षण बोलते हैं। वहाँ मतलब बहाव प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है जल, जिसको हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो सबको पता है, ठीक है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। तो जाने मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। तो जल कृषि उद्योगों एवं बांधों के जलाशयों के माध्यम से हम विद्युत उत्पादन भी करते हैं, ठीक है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण आलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं आपकी बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन। तो जल की कमी जो हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है आपका, बढ़ती जनसंख्या है, भोजन है, नगदी फसलों की बढ़ती मांग है और बढ़ता नगरीकरण है और बेहतर होता जीवन। बेहतर होता जीवन, भाई कपड़े अच्छे पहनते तो उनको धुल के भी रखते हो, जब अच्छे कपड़े उनको धुलोगे, धुलने के लिए उनके लिए आप पानी भी ज़्यादा यूज करते हो, नहा धो के निकलते हो बढ़िया फ्रेश होके बाहर। तो मतलब हमारा जीवन स्तर अच्छा है, तो उस पर जल भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा यूज करोगे, ठीक है। तो इसी कारण आपका जल भी नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेन कारण है जल के नुकसान होने के, तो आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए जल की उपलब्धता की समस्या है। उपलब्धता की समस्या भाई कुछ देखिए, आप देखिए ना, अधिकांश अफ्रीका देखो ये कौन सा दिया गया, ठीक है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, ठीक है, के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर तो आलवड़ी जल बहुत कम है जो पीने लायक है, मतलब जिसमें नमक नहीं है। और ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ पर अक्सर सूखा रहता है, क्या रहता है, अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी हुई है, जलाभाव है तो जल का अभाव है, ठीक है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण
में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। भाई वर्षा जहाँ पर कम हो रही है, मौसम जहाँ पर जैसा है, उसके कारण जल का अभाव भी होता है, ठीक है। अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के संदूषण के कारण भी जल का अभाव होता है। भाई हमारे इंडिया में कुछ एरिया में तो बारिश ठीक ठाक होती है, नॉर्थ इंडिया में बारिश, अपने उत्तर भारत में अच्छा खासा बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर क्या हम प्रदूषित कर रहे हैं जल को, बहुत दूषित संदूषण दूषित, जैसे गंगा को देखो कानपुर में, यमुना को दिल्ली में, ऐसा गंदा कर देना पीने के लायक, देखो कितना गंदा नदी, ठीक है। दोहित जल जो है ना, बगैर साफ की तरह सीवर का पानी बहा देते हैं नलियों में, ठीक सीधे, तो ये बहुत गंदा कर रहा है। तो जल को संसाधन का संरक्षण क्या करना चाहिए ना, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस ठीक है, इस क्षीण होते हुए संसाधन के क्षरण के कदम उठाने चाहिए। यदि जल एक नवीनीकरण साधन है, लेकिन संसाधन है, लेकिन अगर इसका हम सही ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ये भैया मिलेगा नहीं, पीने के लायक भी जल हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयुक्त बना देते हैं ना, ज़्यादा उपयोग करना इसको और प्रदूषण करना इसको यूज करने के लायक नहीं रखते हैं, ठीक है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं, प्रदूषक है ना, इससे जल प्रदूषित हो रहा है। जैसे अब जो फैक्ट्रियों का जल आता है, गंदा जल आता है, तो वो क्या करता है, हमारे नदियों के जलों में नाइट्रेट और पीड़ा नासिक जो भी मतलब जैसे खेतों में मतलब किसानी से हम दवाई वगैरह छिड़कते हैं, तो उसके जो मतलब क्या कहते हैं जहरीले पदार्थ जल में आ जाते हैं, वो जल क्या करते हैं, जल को दूषित कर देते हैं और वही जल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से, ठीक है, पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। भाई इनको अगर हम छोड़ें, ठीक है, उनमें छोड़ने से पहले क्या करें, उसको शोधित कर दें, तब छोड़ें तो थोड़ा मतलब प्रदूषण कम होगा। और जैसे ये सब नाइट्रेट वगैरह जल में मिल जाते हैं तो वो मनुष्य के शरीर में भी चला जाता है, ठीक है, जल के द्वारा, तो उससे मनुष्य में बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं, ठीक है। वन क्या है, वन और अन्य वनस्पति, वो किसी प्रकार भी वनस्पति हो, अगर ये अच्छी तरीके से लगे हैं तो ना, तो धरातली प्रवाह जो जल का होता है उसको धीरा कर देता है, इसलिए जल का संचय भूमि में ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो जब पुनः पूरित करते हैं, ठीक है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। अगर जल को भरें, जैसे तालाब वगैरह का अगर हम अतिक्रमण ना करें, तालाब वगैरह बने रहने दें, तो उसमें जल बारिश में भर जाएगा तो वो भी भूमि के अंदर जाएगा, ठीक है। रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचाई करने वाली नहरों को ठीक से पक्का कर लें, जैसे कि इधर उधर बेमतलब जल नहरों से बह जाता है तो उसको हम पक्का कर लें, तो उधर जल का मतलब क्या होता है, बेमतलब में बहाव नहीं होगा, तो जल कम होगा। रिसाव वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए, ठीक है, जहाँ पर जल कम है तो वहाँ पर रिसाव और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर स्प्रिंकलरों से सिंचाई करने जो है ना, स्प्रिंकलर लगे इससे सिंचाई कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत कम जल है, ठीक है, और धूप ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ना टपकन विधि से सिंचाई करें ना, टपकने वाली चीज़ लगा दें तो टप टप जल टपकता रहेगा, तो वो पेड़ को मिलता रहेगा, तो उससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो धूप से कम जल उड़ेगा, तो भी कर सकते हैं, इससे आपका जल बच जाएगा। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति देखिए थे ना, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मिलता है, जैसे असम वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर बांस खूब होता है, ठीक, पूर्वी में, ठीक है, उत्तर पूर्वी में ना, तो यही है आपका जो ये भारत है आपका ऐसे बनता, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। उधर जो आप 7 स्टेट हैं आपके, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उधर आपका असम वगैरह में बांस वगैरह खूब अच्छा मिलता है, ठीक है। और देखना कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जैसे ये है ना रेशम के कीट, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के केवल, ठीक है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं ना, प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवन, ठीक है। ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का, ठीक है, जो तीनों का एक क्षेत्र होता है ना मेन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये आपके पाए जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये हमने बताया था जैवमंडल के बारे में, क्या होता है ना, तीनों का संचित क्षेत्र होता है, जहाँ पर मतलब ये वनस्पति और वन्य जीवन पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, अंग्रेजी भी याद के रखना, बाकी आप जानते हो, ठीक है। जलमंडल को, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडल को क्या सबकी अंग्रेजी पता है, तो इसको जलमंडल को भी बायोस्फीयर बोलते हैं, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी कोई अंग्रेजी में पूछ दे तो, ठीक है। अब देखिए पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र को दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा इकोसिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम मतलब अंग्रेजी पता है ना, इकोसिस्टम परिभाषा भले ना बताओ पर इकोसिस्टम पता है, जहाँ पर मतलब इको मतलब सामंजस्य हो, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं ना। तो जानते हो ना, सभी जीवित
जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र, मतलब इकोसिस्टम बोलते हैं। एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक चीज़ को हम विलुप्त कर देंगे तो दूसरा उससे प्रभावित जरूर होगा, थोड़ा होगा, थोड़े से कुछ दिन के बाद ज़्यादा होगा, तो ना प्रभावित होना निश्चित है। इसे हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। वनस्पति और वन जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टेस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं ना, और बाकी उपयोग ने एक फिगर दिखाया था पिछली पाठों में, तो वो सब वनों के उपयोग ही है ना। ठीक है, वन जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव, ठीक है, ये सब आते हैं ना। वन जीवन के अंतर्गत कौन आता है? वन जीवन के अंतर्गत ठीक क्या आता है आपका? पक्षी आता है, कीट आता है, जलीय जीव आते हैं, ठीक है, सब आते हैं। ठीक है, हमें इनसे क्या वन जीवों से क्या मिलता है? ठीक है, जो हमें पालतू पशुओं से क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलता है, ऊन प्राप्त होती है ना। और इससे जंगली पशुओं से भी हमको खाल वगैरह, मांस मिल जाता है ना, लोग जैसे मार के खा जाते हैं तो खाल वगैरह नहीं। बाकी पालतू पशुओं से तो हम जैसे दूध, ऊन वगैरह, जैसे भेड़ से दूध पाते ही ना। जैसे कीट है आपका, मधुमक्खी कीट है आपका, मधुमक्खी हमें साथ देती है, फूलों के परागण में मदद करती है। पारितंत्र में अपघटक का होता है, इसको अपघटक की अंग्रेजी होती है डिकम्पोजर ना, ये अपघटक का कार्य करती है, डिकम्पोजर का कार्य करती है, ठीक है, के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया क्या है? अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। भी चिड़िया भी इसके डिकम्पोजर के रूप में कार्य करती है। जैसे गिद्ध देखिए मृत जीव जंतु को खाता है, ठीक है, तो ये अपमार्जक का कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण को साफ करता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैवेंजर, SCAVENGR, स्कैवेंजर अपमार्जक बोलते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है इसको, ठीक है, तो बता दिए, ठीक है। प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे हों, सभी पारतंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या है? अनिवार्य है। अगर कोई प्राणी नहीं होगा तो उनका जो है हमारा पारतंत्र जो है, मतलब ठीक है, इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो सभी, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा हो, सभी हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है पारतंत्र के संतुलन के लिए, ठीक है। वनस्पति का प्राकृतिक विवरण देखिए, तो विवरण जैसे आपने वो पढ़ा था कि भाई जहाँ पर जैसे भूमध्य रेखा के अर्थ पर जैसे तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है ना, हर जगह जो वनस्पति है तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे भूमध्य की रेखा के अर्थ पर डेली बारिश होती है, ठीक है, डेली बारिश होती है, दोपहर तक धूप होती है, फिर बारिश होती है। तो वहाँ पर भाई जब डेली बारिश होगी तो नमी बहुत अच्छी रहेगी, तो वहाँ पर पेड़ बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत, और पेड़ों के नीचे बहुत मतलब झाड़ियाँ रहेंगी, ठीक है, क्योंकि वो बड़े हो। तो ठीक है, इनको 4 वर्ग में बांटा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। देखो वन कहाँ पर? जहाँ बारिश खूब होती है। और घास स्थल कहाँ? जैसे बारिश जहाँ पर सामान्य होती है, ठीक है, सामान्य बारिश, ज़्यादा ना कम होती है, ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ पर कम लंबे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और घास के स्थल पाए जाते हैं। गुल्म कहाँ पाया जाता है? जैसे गुल्म वगैरह वहाँ पाए जाते हैं, मतलब बारिश बहुत कम होती है, जैसे मरुस्थल एरिया में कटीली झाड़ियाँ वगैरह, गुल्म वगैरह पाए जाते हैं। टुंड्रा मतलब जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकु ऐसे होते हैं, जैसे वो सब बर्फ़ के नीचे चली गया, तो वहाँ पर टुंड्रा, लाइकेन वगैरह भी पाए जाते हैं। टुंड्रा से आपको उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव जहाँ पर बर्फ़ रहती है वहाँ की वनस्पति को टुंड्रा। तो ये चारों आपके यही है आपका, ठीक है। वन अगर देखो जहाँ पर भारी वर्षा हो वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगा आते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता तो उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, सघनता कम हो जाती है, मतलब उनकी जो वनों की सघनता, तो जो पास 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 वन थे वो थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं, सघनता कम हो जाती है। और सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्तरों का निर्माण होता है, ठीक है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में क्या होता है? कटीली झाड़ियाँ होती हैं एवं गुल्म होते हैं, ठीक है, वही रेगिस्तान में, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि जल काफ़ी नीचे होता है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती हैं? कांटेदार होती हैं, मोमी सतह वाली होती हैं। और शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है ना। ये ध्रुव में ध्रुव, दक्षिण ध्रुव टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य साधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, अदरवाइज बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण, भाई प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण कैसे करोगे, ठीक है। तो जैसे जो वनमूलन हो रहा है, ठीक है, कैसे करोगे? वनमूलन को रोकिए, मृदा अपरदन को रोकिए, निर्माण कार्य मतलब उस जगह पे ना कीजिए जहाँ पर मतलब जैसे तालाब वगैरह हैं, ठीक है। दावानल दावानल को फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, मतलब जंगल में लगने वाली आग। भूस्खलन
ठीक है, में से कुछ मानव एवं प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार है। क्या है? ये भी एक अंदर शिकार करने की, ठीक है, करने की संख्या का बढ़ना है, ठीक, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या क्या हो रही, खत्म हो रही, विलुप्त हो रही, एकदम गायब हुए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कमी आई है, और जैसे पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु से चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बैक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। कैसे जागरूकता बढ़ाकर कर सकते हो? ठीक है, बढ़ाकर कर सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जैसे आप क्या कर रहे हो, इनकी सोचा कि राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जा रहे हैं ना। वन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण भी मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है ना। सक्रिय घाटियों, झीलों एवं आर्द्र भूमि, जैसे रामसर डिसाइड हम नाम दे देते हैं कि ये रामसर हो गया, कितने रामसर हो गए इंडिया में पता करना, गूगल पे सर्च करके रामसर कितने हैं। ठीक है, तो हम घाटियों वगैरह भी तो संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दावानल क्या है, फॉरेस्ट फायर क्या है, तो अब जैसे फायर फायर लगती कैसे आपको पता है, उसे क्या कारण है, तड़ित झांझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगने से बिजली कड़क गई, सूखे पत्तियों में कड़क के लग गई तो आग लग जाती है। बाकी एक कारण तो प्राकृतिक, बाकी लगता सब मानव जनित है, जैसे ना लोगों की लापरवाही के कारण, घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का जलना, स्थानीय लोगों, उद्यमियों एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। तो मेन तो दो कारण तो वही हैं, हमारे मनुष्य ही हैं, बाकी एक ही प्राकृतिक कारण है। और उपाय क्या है, शिक्षण द्वारा अग्नि लगाने से रोकना। ठीक है, लोगों को जागरूक करें, जिससे लोग जागरूक होंगे तो अग्नि वगैरह जंगल में नहीं लगाएंगे। फिर परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। भाई संचार व्यवस्था ठीक रखो, कम्युनिकेशन बढ़िया बीच में हो सके, ठीक है, लोगों को जागरूक हो, आगे से पहले से उपाय रखो तो ये सब चीज़ें आगे मतलब क्या कहते हैं, जंगल में कम आग लगी, अगर लगी है तो मतलब सिस्टम ऐसा रखो कि तुरंत सूचना मिल जाए, तो जहाँ पर आग लगी उसको वहीं पर बुझा दें, तो जंगलों में पूरे आग नहीं फैलेगी। इसे भी देखिए ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देख रहे हैं ना, तो यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है ना। अगर हम बेमतलब किसी का शिकार ना करें, ठीक है, ठीक है, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए ना, बेमतलब शिकार ना करें, सबको पृथ्वी पर संतुलन बना रहेगा ना। सभी को जीने का हक है, सब पृथ्वी पे आए कोई ना कोई उद्देश्य से आए, तो ठीक है, उनको हम बेवजह ना मारें तो हमारा संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो समझिए ना, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों को क्या किया है, प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। ठीक है, अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वो विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, जैसे ना सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब छोटे से बच्चों को शुरुआत से अगर बताओगे तो उनके मन में बैठ जाएगा, तो वो वैसा ही करेंगे ना। बताना प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें और जान सकें मतलब इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है ना, रोक लगा रखी। इसे भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर का मारना अवैध है, मारोगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए इन लोगों का अब शिकार कम होता चले, बचे तब तक मोर को तो लोग मार के खा गए होते। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES। ठीक है, ये भी इसमें इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिनसे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाएगा ना, व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, प्रतिबंध लगाया गया है तथा पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। देखो ये ध्यान रखना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्म है कि पौधों प्राणियों की क्या करे, वो संरक्षण कर उनकी रक्षा करे। ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें देखो ना, आपकी CITES जो आपकी ये है, उसमें आपकी 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। ठीक, पौधों की 28,000 और 5,000 पशु जातियाँ रक्षित है कि इनको आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है, मतलब इनको की कटाई नहीं करी। जो पेड़ इसमें लिस्ट में है, ठीक है, जो हैं जानवर इस लिस्ट में है, उनको आप बेवजह मार नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, प्रवाल, आर्किड है, ये लोग कुछ उदाहरण आपके दे दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैवमंडल नीचे क्या होता है, यह व्यावसायिक नेटवर्क द्वारा जोड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए से बनाया गया है। समझ गए दोस्तों। तो ये आपका ये पार्ट खत्म हो गया। प्रश्न देख लेना, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, ये प्रश्न हो गए आपके छोटे उत्तर रखने के लिए, ये आपके बहुविकल्पी हो गए। ठीक है, इसको भी देख लेना।
और उसके बाद ये आपका मिलाने वाला हो गया। स्क्रीन रोक के एक बार मन में सोच लेना, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।